नमस्कार बंधुओं, ये जियो डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्षेत्रफल वाले चैप्टर के एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले देखते हैं कि कुछ इसमें से फार्मूले होते हैं। इसके जितने भी सवाल होंगे सभी फार्मूले पर आधारित होते हैं। तो फार्मूले हमको पहले पता होने चाहिए। तो कुछ आकृतियाँ हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उनका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हम बताते हैं। तो जैसे त्रिभुज होते हैं, तो त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं। त्रिभुज को हम दो आधारों पर बांटते हैं। एक तो त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटा जाता है और एक कोण के आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भुजाओं के आधार पर जो भी तीन त्रिभुज बनते हैं उनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते कितने हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या है। तो त्रिभुज को हम देखो दो भागों में बांटते हैं। अभी हमने बताया था एक तो कोण का आधार होता है और एक भुजाओं का आधार होता है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीन अलग अलग त्रिभुज होते हैं। इन तीनों के अलग अलग हम क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यानी डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और बाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। त्रिभुज है तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। विषमबाहु का मतलब होता है, विषम का मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग। तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं अलग अलग। अब समद्विबाहु, सम द्विबाहु यहाँ पर तीन शब्दों से मिलकर बना है, सम और द्वि और बाहु। यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी तो उस त्रिभुज को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। अब समबाहु त्रिभुज की कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज इस तरह से बना होगा। हम मान लेंगे इसकी भुजा भी ए है और इसकी तीनों भुजाएं ए है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा। इस त्रिभुज के लिए अगर हम निकालें तो ऊपर फार्मूला हो जाएगा ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे ए। ए का मतलब होता है भुजा। हमने ऊपर जो त्रिभुज बनाया था उसमें भुजा हमने मानी थी ए। तो ये तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला हो गया। इसी में अगर हम इसका क्षेत्रफल का फार्मूला देखें तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब इसी को लिख सकते हैं √3/4 ए स्क्वायर। तो ये तो समबाहु त्रिभुज में दो चीजें। अगर इसका परिमाप पूछता है तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाओं का योग करेंगे तो यहाँ पर इसका परिमाप जो होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा a + a बराबर 3a। तो उम्मीद करते हैं कि समबाहु त्रिभुज से जो भी कंडीशंस बनती थी, एक तो फार्मूला बनता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला तो √3/2 गुणे भुजा, क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, परिमाप 3a। तो ये समबाहु त्रिभुज की तीनों कंडीशंस हमने बता दी कि समबाहु त्रिभुज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, अब यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज एक हम बना देते हैं। विषमबाहु त्रिभुज इसकी भुजा a है, इसकी भुजा b है और इसकी भुजा c है। हमने पहले ही परिभाषा बताई थी कि विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पहले तो कंडीशन बनती है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर होगा a + b + c। इसके बाद यहाँ पर बनता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का इसका एक फार्मूला होता है। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √s -a s-b और s-c। यहाँ पर यस क्या है, तो यस बराबर है a + b + c/2। कह सकते हैं कि यस जो है ये इसका अर्ध परिमाप है, जहाँ पर यस बराबर है a + b + c/2। तो इसका फार्मूला इस फार्मूले से निकालेंगे। इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से हम काउंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है।
अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की अभी हमने परिभाषा बताई है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। हमने मान लिया ये भुजा बी है और ये भुजा बी है और ये है ए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है। तो चाहें तो इसमें हम सीधे यस बराबर ये अंडर रूट इसका क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे ए, तो फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर दोनों भुजाएं समान ही तो हैं, तो बस इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने तीन त्रिभुज देखे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो त्रिभुज की तीनों यही क्षेत्रफल वाले चैप्टर में इस तरह से आगे चतुर्भुज की कई आकृतियां बनती हैं। जैसे चतुर्भुज की कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? चतुर्भुज की परिभाषा सबसे पहले समझो कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम चतुर्भुज बोलते हैं। तो चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। जैसे एक आयत होता है, वर्ग होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो इनके सबके आयत, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब कंडीशन पूछी जाती है। तो पहले हम बात करते हैं आयत में। तो आयत देखते हैं किस प्रकार से होता है। आयत की कंडीशन क्या होती है? अगर हम ये लंबाई मान लें, चौड़ाई मान लें, तो ये इसकी लंबाई हुई आयत की और ये चौड़ाई हुई। तो यहाँ पर पहले पूछा जाता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप मतलब ये होता है सभी भुजाओं का योग। ये आकृति है तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। आयत की परिभाषा ही होती है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होगी। अभी हमने बताया कि परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। इन सबको जोड़ेंगे तो दो बार यल होगा, दो बार बी होगा। तो इसी को सीधे फार्मूला लिख दिया जाता है, दो कोष्ठ के अंदर यल प्लस बी। तो परिमाप का फार्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का एक फार्मूला बनता है। क्षेत्रफल इसका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो यल गुणा बी, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें आयत में फार्मूला बनता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका विकर्ण का फार्मूला होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत से इतने क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। तो आयत से संबंधित तीन फार्मूले हैं। आगे देखते हैं वर्ग क्या है। वर्ग की परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, यानी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसकी एक भुजा ए मान लें तो सभी भुजाएं ए के ही बराबर होंगी। तो ये तुम्हारा अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए। और आयत में कंडीशन होती है कोण वाली कंडीशन। अगर बात करें तो आयत के सभी कोण 90 अंश होते हैं और वर्ग के भी सभी कोण 90 अंश के यानी समकोण होते हैं। देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप, हमने परिमाप की परिभाषा अभी बताई थी कि सभी भुजाओं का योग। तो 4 बार ए लिखा है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ पर, वैसे तो आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर भी लंबाई गुणा चौड़ाई करें तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है कि नहीं है। तो यल गुणा यल करेंगे, यल और बी दोनों के मान ए ही है। तो ए गुणा ए मतलब ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का फार्मूला हमने लिखा था अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यल की वैल्यू ए भी ए है और बी की वैल्यू भी ए है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो फार्मूला बन जाएगा ए रूट 2, यानी विकर्ण आ जाएगा ए रूट 2। वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर और विकर्ण आ जाएगा भुजा गुणे रूट 2। तो इस तरह से वर्ग की कंडीशन भी हमने अभी बताया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज किस तरह से कंडीशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से होता है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से कंडीशन, अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ये बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ये बराबर होगा, ये इसके समांतर होगा। अगर हम इसको यल ले लें तो ये भी यल के होगा, अगर इसको बी ले लें तो ये भी बी के हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी अगर सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर है तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या हुआ। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर ये होता है कि हमने आयत में बताया था कि सभी कोण 90 अंश होते हैं,
लेकिन यहाँ पर सभी कोण 90 अंश नहीं होते हैं, यही में इनका अंतर होता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन बनेगी कि इनका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप आयत के परिमाप के ही बराबर होता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर एक शब्द आया आधार गुणे ऊंचाई, कहने का मतलब कभी भी किसी वस्तु के अगर कोई भी आकृति है वहां पर आपको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हमेशा लंबवत निकाली जाती है। तो अगर हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है तो यहाँ से अगर इसमें लंब डालें तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर कहा है कि आधार गुणे ऊंचाई लिया है, तो अगर इस बिंदु से इस भुजा पर हमने लंब डाला है तो यहाँ पर ये शीर्ष लंब यानी ऊंचाई ये होगी और आधार तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से ना लंब डाल के इधर लंब डाल दें, ये मान लिया आकृति जैसे ABCD है, तो यहाँ से अगर आकृति इसको हम ऊपर लिख देते, ये बिंदु यहाँ ऊपर होता तो भी तो आकृति वही है, तो क्षेत्रफल तो वही आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से लंब डाल रहे हैं तो इसके लिए आधार फिर BC हो जाएगा, यानी जिस आधार पर लंब डाला गया हो उसी को आधार लेंगे और उसकी जो लंब शीर्ष लंब की ऊंचाई होगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आधार चेंज भी हो सकता है, बस ध्यान देना है कि जिस आधार में लंब डाला गया हो वही हमारा आधार यहाँ पर लिया जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इसमें दो कंडीशन ये बनेगी। आगे देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, समचतुर्भुज की कुछ कंडीशंस वर्ग की कंडीशन के समान होती है, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल सेम नहीं होता है। देख लेते हैं किस तरह से होता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये दिया है, ये ABCD, यहाँ पर ABCD हमने मान लिया कि समचतुर्भुज है, तो यहाँ पर इसमें जरूरी नहीं होता है कि ये कोण 90 अंश। बाकी सभी कंडीशन समान होती हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये समांतर भी होती हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि सभी कोण 90 अंश हो। वर्ग में सभी कोण 90 अंश की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि सभी कोण 90 अंश हो। अब इसके लिए परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसके क्षेत्रफल के फार्मूले दो होते हैं। इसके क्षेत्रफल का एक फार्मूला तो होता है आधार गुणे ऊंचाई, अथवा एक फार्मूला होता है 1/2 D1 गुणा D2। 1/2 D1 गुणा D2 मतलब D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण। इसमें अगर इस तरह से विकर्णों की लंबाइयां दे दी जाए, तो अगर मान लीजिए कह दिया जाए पहला विकर्ण 12 है और दूसरा विकर्ण 13 है और कह दिया जाए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे 1/2 D1 गुणा D2। D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं। आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज की क्या कंडीशन है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ही होती है ऐसा चतुर्भुज जिसका, ऐसा समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो। क्या हो, केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए। इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज ABCD हम ले लें इसको, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा। हम देख रहे हैं कि ये युग्म समांतर है, ये युग्म समांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है। तो यहाँ पर इसका सीधे क्षेत्रफल का फार्मूला बनता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई कह दें या फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कह दें, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, वही तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। इसी को हम ऊंचाई कह दें। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, लंबवत ज्ञात की जाती है। यहाँ से इसमें लंब डालेंगे, क्योंकि ये समांतर है तो ये ऊंचाई हमेशा क्या रहेगी, दूरी बराबर रहेगी। तो फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी कहें, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहें या फिर ऊंचाई कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से चतुर्भुज के इतने ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, यानी आप इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं क्षेत्रफल वाले में। आगे देखते हैं वृत्त से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वृत्त क्या होता है देख लेते हैं। इस तरह से अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है तो इसके कई फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले बनता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। यहाँ से बनेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr²।
यहाँ से बनता है कि इस वृत्त का व्यास क्या होगा 2r यानी d। वृत्त के व्यास को d से डिनोट करते हैं। मतलब क्या होता है, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ये तो वृत्त के इतने फार्मूले बन जाएंगे। अगर यहीं पर अर्धवृत्त ले लें तो अर्धवृत्त है, तो अगर वृत्त की पूरी परिधि 2 पाई आर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो अर्धवृत्त की परिधि होनी चाहिए क्या, पाई आर। लेकिन पाई आर नहीं होती है, इसकी परिधि होती क्या है, इसकी परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, पूरे का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा। तो यही कुछ बेसिक फार्मूले थे, बाकी जो भी कुछ नए फार्मूले आएंगे जब सवाल कराएंगे तो वहां पर बता दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर के देखते हैं, पहले इसके हम एग्जाम्पल करवा देते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली करवाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर पहले में क्या कहा गया। एग्जाम्पल नंबर पहले में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। इस तरह से एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई उसने कहा है कि 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आयताकार अगर भूखंड है तो अभी हमने तुमको फार्मूला बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस जब भूखंड का क्षेत्रफल यानी ये भूखंड आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 40 है, चौड़ाई 30 है, तो यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1200 वर्ग मीटर आएगा। एक चीज ध्यान देना, जो क्षेत्रफल की इकाई होती है हमेशा वर्ग की इकाई होती है। यानी लंबाई चौड़ाई अगर मीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग इकाई में होता है क्षेत्रफल का मान। आगे देखते हैं, उसने हमसे पूछा था विकर्ण की लंबाई भी पूछी है उसने, विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो विकर्ण की लंबाई का भी हमने फार्मूला बताया था √l² + b²। √l² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, ये 900 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 50 मीटर। अर्थात जो इसका विकर्ण आएगा, इस आयताकार भूखंड का जो विकर्ण आएगा वो 50 मीटर आएगा और इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 1200 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। हमने नोट कर लिया कि लंबाई है 15 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई यानी विकर्ण डी की वैल्यू दी गई है 17 सेंटीमीटर। उसने कहा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। हमारे पास लंबाई है तो जो डी की कंडीशन दी गई है चौड़ाई निकालने के लिए ही दी गई है। तो हमको फार्मूला पता है कि डी बराबर होता है √l² प्लस b² होता है। डी की वैल्यू है 17, √l की वैल्यू है 15, 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस b²। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये तुम्हारा रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 289 बराबर 225 प्लस b²। इधर जब हम b² बराबर घटाएंगे तो b² बराबर आ जाएगा 64, यानी b की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारे पास, v की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमने देखा कि लंबाई दी गई थी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है, निकाला है हमने 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 × 120 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा। एक चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक कमरा है, कमरे की फर्श है, तो कमरे की फर्श जो आकृति होती है वो आयताकार होती है। कमरे की फर्श में जो चादर बिछाने का खर्च का मतलब है, तो कमरे की फर्श में अगर हम चादर बिछाएंगे तो ये बताओ इसकी चादर जो बिछाएंगे कमरे की फर्श में वो इसके क्षेत्रफल में ही तो फैलाई जाएगी।
यानी जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वही चादर का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कमरे में, पूरे कमरे में हम चादर बिछा रहे हैं। तो देख लेते हैं, कमरे का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 मीटर लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। इसी की फर्श में तो हमें चादर बिछानी है, तो अब हमें चादर की लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए, तभी तो हम चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्वेश्चन में उसने कहा इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ाई तो उसने कहा है कि 60 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर ये मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बना लेंगे चौड़ाई। अब हम ज्ञात करने की पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं कि इस चादर की लंबाई कितनी है, तो ज्ञात करते हैं। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे 53 15 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 लंबाई यल बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से इसकी लंबाई आ जाएगी 500 मीटर। उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दरी की लंबाई आ गई 500 मीटर, दरी की लंबाई आ गई 500 मीटर। क्वेश्चन में उसने पूछा है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, 1 मीटर में खर्च है 20 रुपए का, तो 500 मीटर में खर्च कितना आएगा, तो 20 का हम गुणा करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है 20 रुपए प्रति मीटर। कहने का मतलब कि 1 मीटर में खर्च आता है 20 रुपए का। हमारे पास दरी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, इधर भी 500 का गुणा और इधर भी 500 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए, अर्थात दरी बिछाने का खर्च जो आ जाएगा 10,000 रुपए आ जाएगा। इसी लॉजिक पर आधारित कई क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। इस तरह से एक आयताकार पार्क है, लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। आगे इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इस तरह से इसके अंदर की तरफ बना है और चारों ओर बना है, कितना चौड़ा रास्ता है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। कहने का मतलब चौड़ाई यहाँ पर भी 5 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर, हर जगह 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। उसने पूछा है इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च है। हमें रोड़ी बिछाना कहाँ है, रास्ते में, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम उसका खर्च निकाल सकते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, छायांकित कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इस आकृति का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसमें हमने ये लाइन खींची है इसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक चीज अगर हम देखें, यहाँ पर 2 आयत बन रहे हैं, एक बाहरी आयत बन रहा है, एक अंदर भी आयत बन रहा है। तो बाहरी आयत की लंबाई तो 90 मीटर है और इस अंदर के रास्ते की चौड़ाई हर जगह 5-5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर हुआ, ये भी 5 मीटर हुआ। तो अगर हम यहाँ की लंबाई ज्ञात करें तो ये 80 मीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इधर भी हमने 5 मीटर छोड़ा है और इधर भी 5 मीटर छोड़ा है, ओवरऑल हमने 10 मीटर छोड़ा है, तो ये अंदर 80 तो हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी हम हमने नई लंबाई निकाल दी, तो नई चौड़ाई निकालेंगे तो 5 इधर कम 5 इधर कम, ये 50 मीटर आ जाएगा। तो अंदर वाले आयत की लंबाई चौड़ाई निकालना समझ में आया कि नहीं आया। अब हम एक चीज अगर देखें, अगर हम 90 गुणा 60 यानी बाहरी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे सभी अंदर की आकृति का क्षेत्रफल निकाल देगा। अगर उसमें से भी हम अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ही तो केवल बच जाएगा। तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कितना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 90 गुणा 60। तो जो बड़े आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें से अगर हम छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी जो सफेद है जिसमें हमने लाइनिंग नहीं की है, इस आयत के क्षेत्रफल को घटा दें तो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल तो बच जाएगा, -80 गुणा 50। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 540 माइनस का 400 आ जाएगा। यानी इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसका देखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर डबल 0 है, यहाँ पर जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। घटा देते हैं इसमें, तो 5 में 4 घटाएंगे आ जाएगा तुम्हारा 1400 वर्ग मीटर। यानी हमने देखा कि क्षेत्रफल आ गया 1400 वर्ग मीटर। जो रास्ते का क्षेत्रफल आया है वो आया 1400 वर्ग मीटर। उसने कहा है कि रास्ते पर रोड़ी बिछाना है, तो रास्ते पर रोड़ी बिछाना है तो हमें रास्ते का ही क्षेत्रफल चाहिए जो कि हमने निकाल दिया है।
किस दर से रोड़ी बिछाना है? 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए का खर्च आ रहा है? 15 रुपए का। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 1400 वर्ग मीटर। तो दोनों तरफ 1400 का गुणा, या कहने का मतलब कि इसमें अगर हम 15 का गुणा करा दें, जब इसमें 15 का गुणा कराएंगे तो खर्च आ जाएगा 21,000 रुपए। अर्थात रास्ते पर रोड़ी बिछाने का जो खर्च आएगा वो 21,000 रुपए आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला हमने d बराबर बताया था a√2। उसने कहा है उसके विकर्ण की लंबाई, तो उसने 6 दे दी है, a की वैल्यू नहीं पता है, √2 है। अगर हम यहाँ पर केवल a की वैल्यू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 6/√2 हो जाएगा। उसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 36/2। कैलकुलेट करेंगे तो 18 वर्ग मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अर्थात इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 18 वर्ग मीटर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहां पर भी मिला था। तो परसेंटेज चैप्टर में हमने बताया था कि इसमें अगर हम यूनिट चेंज लगा दें तो पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा में लगाना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a गुणा a होता है। प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की? इसमें भी 20% की वृद्धि करना है और इसमें भी 20% की वृद्धि करना है। कहने का मतलब कैपिटल A की वैल्यू भी 20 है और B की वैल्यू भी 20 है। यहाँ पर हम नेट चेंज लगा देंगे तो a + b, AB/100। a की वैल्यू कितनी है? 20 है, b की वैल्यू भी 20 है, 20 गुणा 20/100। 00 से 00 ये खत्म, 20 20 40 4 44। हमने देखा कि 44 प्लस का आया है अर्थात वृद्धि की हो, अर्थात इसमें 44% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति दी गई है इस प्रकार से, इसकी लंबाई और चौड़ाई किस क्रम में दी गई। उसने कहा है कि 20 इसकी भुजाएं 20, 21 और 29 हैं। ये क्वेश्चन में उसने कहा है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर उसने कहा है कि 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का। एक चीज ध्यान देना कि कभी भी अगर कहे क्वेश्चन में फसल काटना है तो फसल जो बोई जाती है हमेशा क्षेत्रफल में बोई जाती है। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए ये त्रिभुजाकार तुम्हारा ये खेत है, अगर इसमें कह दिया जाए कि इसमें आपको तार लगाना है, तो तार लगाना है, जो तार हमेशा लगाया जाता है वो परिमाप में लगाया जाता है, क्योंकि तार हमेशा भुजाओं पर ही लगाया जाता है। इस तरह से अगर आपको खेत में तार लगाना है तो पहले इधर तार लगाओगे, फिर इधर तार लगाओगे, फिर इस तरह तार लगाओगे। तो तार हमेशा परिमाप में लगाया जाता है। लेकिन अगर फसल बोई जाती है या खेत की जुताई कराई जाती है तो हमेशा क्षेत्रफल की ही कराई जाती है। तो यहाँ पर फसल काटने का मतलब जो फसल बोई गई होगी इसके क्षेत्रफल में बोई गई होगी, तो इसके क्षेत्रफल हम पहले इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ये एक विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है, क्योंकि इसकी यहाँ पर सभी भुजाएं इसकी क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर हमने जब तुमको बेस बताया था तो एक चीज नहीं बताया था। देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। क्या नाम होते हैं? अगर हम मान लें A B C। समकोण त्रिभुज यानी समकोण के सम्मुख भुजा जो होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं। बाकी लंब और आधार का जो निर्धारण होता है इनके कोणों पर डिपेंड करता है। अगर हम ये कोण लेंगे, कौन सा? ये कोण, तो इस कोण के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर हम कोण यहाँ पर C ले लेते हैं तो लंब ये वाली आधार वाली भुजा लंब बन जाएगी और लंब वाली भुजा क्या बन जाएगी? आधार। कहने का मतलब है कि कर्ण तो फिक्स रहता है,
बाकी जो कोण लेते हैं हम, तो कोण के सम्मुख वाली भुजा होती है लंब होती है, जो एक शेष भुजा बचती है वो आधार होती है। तो समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन एक ये भी होती है कि कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अगर मान लीजिए कहीं पर हमें तीन भुजाएं दी गई हैं, अगर हम इनमें ये कंडीशन चेक करा लें कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के होना चाहिए, अगर ये कंडीशन बन रही है तो फिर इसका सीधे क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब। उसी को कहीं कहीं बोल देते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, चूंकि ऊंचाई लंबवत मापी जाती है, ये लंब ही ऊंचाई का काम करता है। तो अगर कहीं समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर देख लें क्या कंडीशन समकोण त्रिभुज की बन रही है क्या। तो यहाँ पर तीन भुजाएं दी गई हैं, तो इनका हम पहले वर्ग करा के देखते हैं। तो 29 का वर्ग होता है 729, यहाँ पर सॉरी 29 का वर्ग होता है 841, यहाँ पर हम देखेंगे 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400। इनको अगर हम चेक कराएं, देखो क्या इनका योग 841 आ रहा है क्या। हम देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है इन दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं है, अर्थात ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सीधे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो अब यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई है यानी लंब गुणे आधार है, तो चाहे आधार लिखें आधार गुणे लंब लिखें या लंब गुणे आधार लिखें, तो यहाँ पर देखो इन दोनों भुजाओं में ही तो एक लंब होगा एक आधार होगा। तो 21 गुणा 20, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 210 वर्ग मीटर। तो इसका शॉर्टकट तरीके से देखो क्षेत्रफल सीधे आ गया 210 वर्ग मीटर। बाकी अगर वैसे करते तो सीधे जैसे हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया था उस तरह से करते, थोड़ा टाइम लग जाता। तो ये चीज हमने क्या कर दी, चेक करा के देख लिया, तुरंत पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, तो इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल दिया 210 वर्ग मीटर। अब उसने कहा है कि 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो बस 25 का इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो 210 में 25 का गुणा करा देंगे, जो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5250 रुपए। अर्थात इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का फसल काटने का जो खर्च आएगा 5250 रुपए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां भी इसी प्रकार का है। क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। अर्थात ए बी सी अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं तो इनका अनुपात है 3:4:5, यानी पहली भुजा ए हम 3x ले लेंगे, दूसरी भुजा बी 4x ले लेंगे और तीसरी भुजा सी ले लेंगे 5x। उम्मीद करते हैं इतना लिखना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक तुम्हारा विषमबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं बराबर है। देख लेते हैं क्या इनमें भी कोई समकोण त्रिभुज की कंडीशन बन रही है क्या। तो हम अगर बड़ी भुजा का वर्ग करें तो इसका वर्ग होगा 25x², इन दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो भी 25x² ही आएगा। अर्थात हमने यहाँ पर भी देखा कि इनका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, अर्थात यहाँ पर भी हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन बन रही है। तो सीधे इसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 3x ऊंचाई 4x। ये कैलकुलेट कराएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 6x²। हमने देखा कि क्षेत्रफल कितना आया है 6x², लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है 216, यानी 6x² बराबर होगा 216 के, तो x² बराबर 36 के। x की वैल्यू हमने देखा कि आई 6। उसने हमसे पूछा है कि इस त्रिभुज की परिमिति कितना है। हमने परिमिति यानी परिमाप के लिए हमने बताया था कि सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग करेंगे 5 4 9 3 12x। हमने देखा कि यहाँ पर इसकी परिमिति क्या आई है, जो परिमिति आई है वो आई है 12x, लेकिन x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 6, तो 72, अर्थात जो इसकी परिमिति आएगी वो 72 मीटर आ जाएगी। सॉरी सेंटीमीटर, चूंकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में था तो इसकी परिमिति क्या आ जाएगी 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, यानी A1/A2 बराबर दिया गया है 4/3।
इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 बटे h2 बराबर दिया गया है 3/4। उसने कहा इनके आधारों की लंबाइयों का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम a1 बटे a2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आधार को अगर हम लिखें, आधार मान लें इसका आधार x1 है और इसकी ऊंचाई h1 है, 1/2। इसके आधार को हम x2 मान लें और इसकी ऊंचाई को h2 मान लें। इस तरह से कंडीशन बना लें तो a1 बटे a2 की वैल्यू हमें दी गई है 4/3। 1/2 से 1/2 ये खत्म हो जाएगा, x1 बटे x2 h1 बटे h2 दिया गया है 3/4। अब यहाँ से तिर्यक का गुणा कराएं और x1 बटे x2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 16/9। अर्थात हम देखेंगे कि x1 बटे x2 इनके आधार ही तो हमने माने थे, अर्थात इनके आधारों का अनुपात आ जाएगा 16:9। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह से एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम होगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम यहाँ से इसका लंब ज्ञात कर लेंगे, यानी कर्ण का वर्ग प्लस लंब बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो लंब आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने अभी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था 1/2 आधार गुणा लंब। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। 2 चीजें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर उसने कहा है कि इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर हम 8 सेंटीमीटर यानी अगर ए हम मान लें, समबाहु मान लेंगे, माना सभी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू हो तो 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब उसने सबसे पहले कहा था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी हमने फार्मूला बताया था √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर कहें या फिर ए स्क्वायर कहें, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे 64 आ जाएगा, 4 से कैलकुलेट करेंगे 16 आ जाएगा। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अगर उसने पूछा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई का भी हमने एक फार्मूला बताया था √3/2 गुणे भुजा है 8, ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने देखा कि ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ऊंचाई आई 4√3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आया है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 11 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए। आगे जो भी शेष क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, देख रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि हम कुछ सीख पा रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।